हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हैं और वह है भूमि संसाधन या लैंड रिसोर्स। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है। तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वे सारी वस्तुएं या चीज़ जिसका प्रयोग मानव के कल्याण के लिए किया जाता है उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। तो अगर रिसोर्स के रूप में अगर भूमि का हम लोग प्रयोग करें तो उसे हम लोग कहते हैं लैंड रिसोर्स। तो अगर देखते हैं कि लैंड रिसोर्स जो है भारत में के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो लैंड का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो जो टोटल एरिया है लैंड का उससे हम लोग जो यूज करते हैं उसको विभिन्न मैप के द्वारा बनाया गया है, दिखाया जा सकता है। तो अगर हम लोग टोटल लैंड का जो अगर हम मैप देखते हैं तो दो प्रकार का है। एक है ज्योग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया जिसको कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, और दूसरा है लैंड यूज मैप। ये लैंड यूज मैप है जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। तो ज्योग्राफिकल मैप जो है भारत का वो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। इसमें मेनली भौतिक चीज़ें जैसे पर्वत, पठार, मैदान ये सबको दिखाया जाता है। तो इसका एरिया मोर और लेस कांस्टेंट ही होता है, ये चेंज नहीं होता है किसी साल में। तो इसका अगर हम एरिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है वो होता है प्लेन का जो कि है 43% एरिया। दूसरा हो जाता है माउंटेन जो कि है 30% एरिया। उसके बाद है प्लेटू या पठार जो कि है 27% एरिया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफिकल मैप जो है टोटल इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्लेन जो है उसका मेनली यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है, खेती के लिए किया जाता है और भी विभिन्न एक्टिविटी के लिए प्लेन का यूज करते हैं। माउंटेन का जो होता है यूज वो मेनली फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से रिलेटेड रिसोर्स के लिए किया जाता है। और प्लेटू जो है यानी पठार जो है वो माइनिंग एंड क्वारिंग और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के लिए प्लेटू का प्रयोग किया जाता है। टोटल जो है भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं लैंड यूज मैप। तो 1973 में भारत सरकार के द्वारा लैंड यूज मैप बनाया गया था और वो अभी भी लागू है। तो 1973 में जो लैंड यूज मैप बनाया गया था उसमें भारत का जो टोटल एरिया था उसको 9 भाग में डिवाइड कर दिया गया था। तो 9 भाग में जब डिवाइड कर दिया गया था तो वो किस किस भाग में डिवाइड किया गया था वो आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला था बैरन लैंड या वेस्ट लैंड, यानी कि बैरन यानी हो गया परती भूमि या बेकार भूमि, यानी कि वैसी भूमि जिसका कि प्रयोग हम लोग जिसका यूज हम लोग अभी जो प्रेजेंट का जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके वैसी भूमि का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बैरन लैंड या वेस्ट लैंड। दूसरा होता है ये अभी टोटल जो एरिया था इसका आज़ादी के समय में था 12%, अभी ये घट करके 6% हो गया है वर्तमान में। दूसरा जो एरिया होता है वो हो जाएगा कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि कल्चरेबल वेस्टलैंड वैसा एरिया को कहते हैं जिसका यूज हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके नहीं कर सकते हैं, यानी कि बैरन लैंड का प्रयोग प्रेजेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कल्चरेबल वेस्टलैंड वैसा एरिया होता है जिसका कि प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके कर सकते हैं, यानी कि इसमें वैसा एरिया आएगा यानी कि आधुनिक तकनीक अगर हम उसमें प्रयोग कर दें तो वो खेती लायक बन जाएगी और वहाँ पे अभी खेती किया जा रहा है। तो ये हो गया कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये टोटल 4% एरिया है अभी वर्तमान में। तीसरा जो है वो है नेट सोन एरिया,
नेट सोन एरिया, यानी कि वैसा एरिया जहाँ पर कि टोटल खेती की जाती है उसे हम लोग कहते हैं नेट सोन एरिया। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 10 एकड़ का ज़मीन है और हम वहाँ पर अभी खेती कर रहे हैं तो वो हो जाएगा नेट सोन एरिया। लेकिन जितने एरिया में अगर हम वो खेती करते हैं उसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो वो हो जाएगा नेट सोन एरिया का परसेंटेज। लेकिन अगर हम उतने ही भूमि में अगर हम साल में एक बार से ज़्यादा बार अगर खेती कर लें तो जितना परसेंटेज निकल करके आएगा वो हो जाएगा ग्रॉस सोन एरिया। यानी कि ग्रॉस सोन एरिया जो होता है वो नेट सोन एरिया से ज़्यादा होता है, ग्रॉस सोन एरिया। चौथा हो जाएगा फैलो लैंड, यानी कि प्रति भूमि, वैसा भूमि जिसको कि 1 साल से कम समय के लिए प्रति छोड़ दिया जाता है ताकि इतने समय में भूमि जो है फिर से अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर ले और उसके बाद उसमें अच्छी से खेती हो जाए। तो उस प्रकार की जो भूमि होती है उसको हम लोग कहते हैं फैलो लैंड। उसके बाद है फैलो अदर देन करेंट, यानी कि वैसा भूमि जिसको कि 1 साल से ज़्यादा समय लेकिन 5 साल से कम समय के लिए ऐसे ही प्रति छोड़ दिया जाता है ताकि सॉइल अपनी फर्टिलिटी को गेन कर ले, उसे हम लोग कहते हैं फैलो अदर देन करेंट। इसका भी उद्देश्य यही होता है कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी को गेन कर ले। ये हो गया फैलो अदर देन करेंट। उसके बाद हो जाएगा फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया में वैसा एरिया आता है जहाँ पर कि फॉरेस्ट का विकास हुआ है। अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो भारत सरकार जो फॉरेस्ट एरिया है उसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है इसका एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया। एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया में वैसा एरिया आता है जो कि सैटेलाइट के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसके द्वारा देखा जाता है कि कितने एरिया में फॉरेस्ट है। तो उस प्रकार का जो एरिया आता है उसको कहते हैं फॉरेस्ट एरिया, एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया। और दूसरा होता है क्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया, यानी कि वर्गीकृत वन क्षेत्र। यानी कि क्लासिफाइड में कुछ सरकार ने क्या किया कि कुछ क्षेत्रों को वर्गीकृत कर दिया है कि वैसी वो क्षेत्र में सिर्फ फॉरेस्ट ही रहेगा। तो क्या होता है कि इसका जब दोनों का डाटा लिया जाता है तो एक्चुअल में जो है फॉरेस्ट वो क्लासिफाइड से कम ही आता है, क्योंकि क्लासिफाइड फॉरेस्ट में वैसे एरिया को भी शामिल कर लिया जाता है जहाँ पर कि अभी वर्तमान में तो फॉरेस्ट नहीं है लेकिन उसको सरकार ने घोषित कर दिया है कि ये क्लासिफाइड एरिया है इसलिए वहाँ पर कि वन होंगे। ये हो गया फॉरेस्ट एरिया। उसके बाद आ जाता है ग्रासलैंड, यानी कि वैसा लैंड जिसको कि पशुओं के चारागाह के लिए यूज किया जा रहा हो वैसा लैंड को कहते हैं ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड का जो एरिया है वो आज़ादी के बाद से हमेशा घटता जा रहा है, ऐसा देखा गया है। वर्तमान में ये मात्र 3 से 4% का एरिया है। और फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट अभी कितना है उसके लिए हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। उसके बाद है कि ग्रासलैंड के बाद हो जाएगा नेचुरल ग्रुप्स। नेचुरल ग्रुप्स या फिर इसको तरुवर भी कहा जाता है। तो नेचुरल ग्रुप्स में वैसे एरिया आते हैं जैसे कि हम लोग अपने घर में सजावटी पेड़ पौधे लगाते हैं, फूल लगा देते हैं, तुलसी का पेड़ लगा देते हैं, ये हमारे सोशल और कल्चरल वैल्यूज का हिस्सा है। तो उस प्रकार से जो अगर हम लोग लगाते हैं एरिया में फॉरेस्ट मतलब पेड़ पौधे तो वो आ जाते हैं नेचुरल ग्रुप्स। अभी वर्तमान में ये मात्र 1.2% एरिया में है। अगर हम बिहार की बात करें तो आज़ादी के समय में ये 25% एरिया में हुआ करता था लेकिन वर्तमान में मात्र ये घट करके 2.84% एरिया में ये सिमट करके रह गया है नेचुरल ग्रुप्स, यानी कि तरुवर। और नम्मा में है नॉन एग्रीकल्चर एरिया, ये वर्तमान में है 9%। तो नॉन एग्रीकल्चर एरिया में वैसा एरिया आता है जिसको कि हम लोग वहाँ पे कुछ मान लीजिए कि कहीं पे रोड बन गया हो किसी भूमि पे, या फिर कंस्ट्रक्शन हो गया हो वहाँ पे, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया हो। तो इस प्रकार के एरिया में जहाँ पर कि हम लोग उसको खेती में यूज नहीं लाते हैं और वहाँ पे दूसरे काम के लिए यूज हो जाता है और ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी ये सब के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन एग्रीकल्चर एरिया। ये अभी टोटल 9% का एरिया है। अब हम लोग देखते हैं कि लैंड यूज का जो चेंज हुआ है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है दिनों दिन, क्योंकि आज़ादी के समय जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था बहुत ही गरीब देश था उस समय, लेकिन धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें लैंड यूज में भी चेंज हो रहा है, हम लोग किस प्रकार से लैंड का यूज कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसा है जो कि बढ़ रहा है और कुछ कुछ ऐसा है जो कि घट रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें से
जैसे ये ग्रास लैंड है और ये नेचुरल ग्रुप्स है, इसका जो एरिया है ये आज़ादी के बाद से निरंतर घटता जा रहा है, यानी कि बढ़ती जनसंख्या के कारण लैंड पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये ग्रास लैंड और नेचुरल ग्रुप्स, इसका एरिया आज़ादी के बाद से घट रहा है, ये दोनों का। जबकि नॉन एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ रहा है, फॉरेस्ट वाला एरिया बढ़ रहा है, और नेट जोन का भी एरिया बढ़ रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है नॉन एग्रीकल्चर एरिया, फिर आपका फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है और नेट जोन एरिया, ये तीनों बढ़ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार का जो लैंड यूज का जो चेंज आ रहा है, इसका क्या कारण है। तो इसका अगर हम कारण देखते हैं तो सबसे मेनली 3 प्रकार के कारण देखे जा सकते हैं। जो सबसे पहला कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी चेंज हो रहा है, यानी कि हमारा जो इकोनॉमी है आज़ादी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जाता था एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि समय के बदलने के साथ साथ में अभी सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार से जब स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी चेंज होती है तो उस प्रकार से लैंड का यूज का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। दूसरा है कि हमारी साइज ऑफ इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी अभी इकोनॉमी की जो साइज है वो 5 ट्रिलियन होने वाली है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इकोनॉमी का जब साइज चेंज होता है तो भी उस हिसाब से लैंड यूज भी चेंज होती है। और तीसरा है कि पॉपुलेशन, हमारी जो जनसंख्या है वो भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो जिसके कारण लैंड तो बढ़ नहीं रही है, सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण कि लैंड पे प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके कारण कि लैंड पे जो लैंड यूज पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि अगर लैंड रिसोर्स पे कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।